Hello. So today I'm going to start a conic section. Okay, now conic section में हम mainly पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे. सर्कल ऑलरेडी हो चुका है. सर्कल भी कॉनिक सेक्शन के अंदर ही आता है. तो देखिए कॉनिक सेक्शन में जो हम मेनली फोकस करेंगे वो पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. ओके. नाउ कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन ये है कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ ए point moves in such a way in such a way in such a way so that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is constant. सो ये डेफिनेशन होती है कोनिक की. बेसिकली कोनिक की डेफिनेशन क्या है कि लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, एक पॉइंट मूव कर रही है और इस तरह से मूव कर रही है कि उसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और उसी पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, ये है मुद्दा. कहने का मतलब कि एक मान लो आप यहाँ पे कहीं पे फिक्स्ड लाइन, ये जो है फिक्स्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन ले लिया Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0, और एक जो है इसका यहाँ पे कहीं पे समवेयर है फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे मैंने बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा, और एक मूविंग पॉइंट है. तो मूविंग पॉइंट क्या लेते हैं हमेशा, h कॉमा k लेते हैं लोकस में. तो इस पॉइंट का, इस मूविंग पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इसको अगर नाम दे दिया a, तो ये क्या हो गया pa. ठीक है, और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. तो उसे अगर मैंने नाम दे दिया q, तो पी ए बाई क्यू ए इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट. तो समझिए बात को कि अगर पी ए बाई क्यू ए अगर कांस्टेंट हो रहा है तो क्यू ए बाई पी ए भी जो है कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा. बट ये लोकस नहीं देगा कोनिक की, ये कोनिक नहीं देगा आपको. कोनिक कौन देगा आपको, कोनिक देगा जब आप एक फिक्स पॉइंट से पहले आपको जो डिस्टेंस लेना है, न्यूमरेटर में जो डिस्टेंस लेना है, दैट डिस्टेंस शुड बी फिक्स फ्रॉम फिक्स पॉइंट. ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रॉम फिक्स्ड लाइन. ये मुद्दा है कहने का मतलब. ठीक है, तो ये होना पड़ेगा, अदरवाइज ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा. अब देखिए जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस. ठीक है, और जो फिक्स्ड लाइन है इसे बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, so this fixed line is called directrix, this fixed line is called focus. क्लियर है. नाउ ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं EC. ठीक है, ओके. एक और बात है कि एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस से पास कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रही है, उस लाइन को बोला जाता है एक्सिस. दिस लाइन इज कॉल्ड बेसिकली एक्सिस. ठीक है, ये होता है मुद्दा. ठीक है, और ठीक है, ये होता है. ठीक है, हम बाकी टर्म्स और धीरे धीरे डिफाइन करेंगे. ओके, सो यहाँ पे पी ए बाई क्यू ए जो हो गया वो हो गया बेसिकली ई. ठीक है, अच्छा, पी ए बाई क्यू ए निकाल के हम देखते हैं, तो पी ए क्या आ जाएगा, पी ए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ से,
एच माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी माइनस बीटा माइनस के स्क्वायर, सॉरी के माइनस बीटा स्क्वायर, के माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो गया इधर इसका डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक पॉइंट से एक लाइन पे जो डिस्टेंस आती है दैट डिस्टेंस विल बी एल एच प्लस एम के प्लस एन अपॉन रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू ई। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैंने बोथ साइड होल स्क्वायर कर दिया और ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा एच माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एल एच प्लस एम के प्लस एन होल स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर ऑलरेडी है और नीचे में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू और एच और के की जगह पे एक्स वाई रख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी चीज आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को सही से नोटिस करो तो ये इक्वेशन आपको, अगर इस इक्वेशन को एक्सपेंड किया जाए तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर का टर्म मिल जाएगा, वाई स्क्वायर की टर्म भी मिल जाएगी, 2xy की टर्म मिल जाएगी, 2xy की टर्म यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। 2gx की टर्म 2 लीनियर इन x मिल जाएगा आपको, लीनियर इन y मिल जाएगा आपको। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस इक्वेशन को जब एक्सपेंड करके थोड़ा मैनिपुलेट किया जाएगा तो ये आपको सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दे देगी, क्वाड्रेटिक की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन दे देगी। कहने का मतलब ये आपको ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा कुछ जो है इक्वेशन आपको ये दे देगा, ठीक है। इस तरह का कुछ इक्वेशन आपको जो है ये दे देगा। अब इसमें देखिए कि जब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में एक हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था डेल, ठीक है। डेल नॉट डेल क्या होता है, डेल के लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं और फिर एफ जी एच लिखते हैं, फिर यहाँ पे हो जाता है ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस यहाँ से हो जाएगा बेसिकली af स्क्वायर माइनस दिस विल बी बेसिकली bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, और ये डेल जब 0 हो जाता था तब हमें मिलता था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये डेल, अच्छा डेल लिखने का एक और तरीका ये है कि डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिया a, यहाँ पे लिया b, यहाँ पे लिया c, यहाँ पे लिया f, यहाँ पे लिया f, ये हो गया g, यहाँ पे गया h, यहाँ पे फिर से f, यहाँ पे g, यहाँ पे h। तो ये डेल जब 0 होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी या फिर पॉइंट सर्कल मिल सकती है, ठीक है। बट अगर ये डेल 0 नहीं होता है, अगर ये डेल 0 नहीं होता है तो कोनिक्स मिलती है, ठीक है। डेल 0 नहीं होता तो कोनिक मिलता है, उसमें भी पहला जब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर की कोफिशिएंट सेम होता है, कहने का मतलब ए टी इक्वल टू बी है और एच की वैल्यू 0 है, तो इस केस में हमें मिलता है सर्कल, इस केस में हमें मिलता है सर्कल। ना दूसरा देखें कि डेल नॉट इक्वल टू 0 है और उसमें एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू अगर ए बी है तो इस केस में आपको मिलता है पैराबोला, पैराबोला। और इसमें इसेंट्रिसिटी जो ई की जो वैल्यू है वो होती है 1, ठीक है। ई की वैल्यू होती है 1, ये कंडीशन है, जनरल कंडीशन है, ठीक है ना। नाउ जब डेल नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है आपका 0 से 1 के बीच में है और एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है, तो हमें मिलता है इलिप्स, इलिप्स मिलती है। और फिर आपका ई ग्रेटर देन 1 तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी
ठीक है। e ग्रेटर देन 1 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, इस तरह से मैं याद रखता हूँ। e लेस देन 1 एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इस तरह से जो है मैं याद रखता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ई ग्रेटर देन 1 एंड डेल नॉट इक्वल टू 0 पे आपको मिलता है हाइपरबोला। ठीक है, और इस हाइपरबोला का ही एक जो है स्टैंडर्ड एक स्पेशल केस होता है, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि ई जो होता है वो रूट ओवर 2 होता है, ई इक्वल टू रूट 2 होता है। डेल आपको ऑलरेडी मालूम है नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और ये जो एच स्क्वायर है वो ग्रेटर देन ए बी होगा। ठीक है, स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी इस केस में भी होगा, और ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये जो चीज होता है ये इक्वल टू 0 होता है, ये मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस होते हैं। अब इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने ही सारे केसेस आ रहे हैं उसमें फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं कर रहा था। फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स एक अलग लाइन थी और फोकस एक अलग जगह पे था, और एक पॉइंट मूव कर रहा था, तभी हमें ये सारे केसेस मिल रहे हैं। ये सारे केसेस जब मिल रहे हैं हमें, ये 2 डिग्री में इक्वेशन मिल पा रही है। ठीक है, 2 डिग्री में इक्वेशन मिल रही है, और बाकी जो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फोकस पे डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस लाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, अच्छा अगर अगर डायरेक्ट्रिक्स पे फोकस लाइन करेगा तब क्या होगा, तब कुछ केसेस हम देखते हैं। ठीक है, मान लो कि आपका जो है केस 1 में मान रहा, केस 1 की फोकस लाई लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फोकस लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स पे, और ई जो है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा ई क्या था, ई था फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस, यही था। या अगर पॉइंट लिया है तो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, अगर पी फोकस है तो, और मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन क्यू है, यही था। तो अगर ये 1 से ज्यादा हो जाता है, और इस केस में क्या हुआ है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, और फोकस इस पे लाई कर रही है, तो मूविंग पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे मूविंग पॉइंट है, तो ये जो मूविंग पॉइंट से डिस्टेंस जो होगा वो ये है, और इस मूविंग पॉइंट का इस लाइन पे जो डिस्टेंस है, इस लाइन पे जो डिस्टेंस है, इस मूविंग पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और इस फोकस को नाम दिया पी, और ये जो है लेंथ पे जो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है इसको नाम दिया मैंने क्यू। तो इस फिक्स पॉइंट का, सॉरी इस मूविंग पॉइंट का इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हो गया आपका ए पी, और इस पॉइंट का इस क्यू से जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका क्यू है। और वो जो है ये देखिए, ये जो है हमेशा 1 से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो लेंथ है पी, ये जो लेंथ है वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, जो कि बाकी साइड से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो बेसिकली ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट किस तरह से मूव कर सकता है कि ऐसा केस आए, सोचिए इस बात को। ये फिक्स लाइन है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट मान लो कि यहाँ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस केस में भी जो है ये 90 डिग्री हो गया, ये लेंथ हाइपोटेन्यूस रहेगा, और ये वाला लेंथ जो होगा ये हमेशा इस केस को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना, यहाँ हो सकता है। तो हर एक केस में जो है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। अच्छा इस बात को आप ख्याल में रखिए कि जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाइक करेगा कोनिक नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए। कोनिक मिलने के लिए फोकस को डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स से बाहर लाइक करेगा। तो ऐसा हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी ये पॉइंट हो सकता है ना कि यहाँ से जो है इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये वाली लेंथ जो है इससे ज्यादा होगा, इसीलिए इसेंट्रिसिटी जो है 1 से ज्यादा होगा। ये हो सकता है, या फिर ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना है कि ये पॉइंट किस किस तरह से मूव कर सकता है कि नहीं। अच्छा, एक चीज देखो, पी ए जो है, पी ए है, पी बी है, तो पी ए बाय क्यू ए क्या आ जाएगा, क्या जाएगा, 1/sin थीटा, है कि नहीं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल टू पी ए बाय क्यू ए, सॉरी क्यू ए बाय पी ए, क्यू ए बाय पी ए। अच्छा, पी ए बाई क्यू ए करूंगा तो 1/sin थीटा हो जाएगा, कहने का मतलब कोसेक थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो ये वैल्यू वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर वो एंगल, अगर ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो एंगल है ये थीटा है, ये भी थीटा ही रहेगी, ये भी थीटा ही रहेगी, है ना, ये भी थीटा ही रहेगी, है कि नहीं। तो बेसिकली इस केस में जब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर फोकस लाई कर रहा है तो पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करेगा, पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करेगा कि वो हमेशा जो है एंगल थीटा बनाए। ठीक है, मतलब ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, और ऐसे भी कर सकता है बट एंगल अगेन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और इन दोनों ही लाइन पे वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, आप कहीं भी लोगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, थोड़ा ध्यान से अगर आप सोचते हैं तो। ठीक है, ये हमेशा ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, बट एंगल फिर भी इस लाइन के साथ जो बनेगी, that will have to be equal to, that will that will remain same, I mean to say that will remain same, हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, ये मुद्दा है। तो ये आपको क्या लोकस दे रहा है, ये आपको एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, दो लाइन दे रहा है ना, लाइन पेयर दे रहा है। ठीक है, ये जो है आपको क्या दे रहा है, बेसिकली लाइन पेयर दे रहा है। देखिए, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा और इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगा, इस केस में आपको मिलेगा लाइन पेयर, लाइन पेयर पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, मेकिंग थीटा, मेकिंग थीटा एंगल with directrix, directrix such that cosec थीटा इक्वल टू ई, है ना, cosec थीटा जो है इक्वल टू ई, ये है मुद्दा। तो पहली बात, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगा तो लाइन पेयर मिलेगा, बट अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करता, डायरेक्ट्रिक्स से बाहर है, तब इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, जब फोकस जो है, ये जो केस ले रहे हैं हम, ये जब फोकस लाइन पे डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करता है, फिक्स लाइन पे जो फिक्स पॉइंट लाइन नहीं करता, तब की बात है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए केस टू, केस टू समझिए थोड़ा सा, कि अगर मैंने बोला फिर से वही बात कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इसी पे लाई कर रहा है और इसेंट्रिसिटी 1 है। अब इसेंट्रिसिटी 1 है क्या, क्या मतलब हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ कि पी ए, जहाँ पे ए फोकस है, पी मूविंग पॉइंट है, और क्यू ए जहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे पी फोकस है, क्यू ए मूविंग पॉइंट है और ए मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स लाइन है, तो ये इक्वल टू 1 हो रहा है। इसका मतलब क्या कि उस फिक्स पॉइंट से, उस फिक्स पॉइंट से उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस और उस फिक्स पॉइंट, सॉरी, उस मूविंग पॉइंट से उस फिक्स लाइन का डिस्टेंस, दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो सोचिए कि ऐसा कब पॉसिबल होगा, ऐसा कब पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, तो इस केस में क्या होगा कि इस फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से सेम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और राइट एंगल ट्राइंगल में सेम कैसे हो सकता है कि नहीं, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, थोड़ा सा सोचिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम ले रहे हैं, है ना, मतलब लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो डिस्टेंस होना पड़ेगा और इन दोनों, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दोनों होना पड़ेगा, वो एक ही लाइन में लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही लाइन में जब लाई करेगा तभी पॉसिबल होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, उसके इस केस में ये क्या आएगा, ये एक लाइन दे देगा, एक सिंगल लाइन आएगा, नॉट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन आएगा जो इस वाले डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास करेगा। तो यहाँ पे लोकस क्या आएगा, यहाँ पे लोकस आएगा, एक लाइन आएगा जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा और फोकस से पास करेगा। ये है मुद्दा, ठीक है, ये बात ख्याल दिमाग में रखनी है। नाउ केस 3 देखिए, सेम कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है और एक्सेंट्रिसिटी जो है वो 1 से कम है, तब क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा कि ये जो रहा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे फोकस लाई कर रहा है और एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली लेस देन 1। क्या ऐसा पॉसिबल है? आई डोंट थिंक पॉसिबल है। आप कहीं भी पॉइंट लेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, जब आप इसके परपेंडिकुलर पॉइंट लेंगे तो दोनों इक्वल होगा, और जब इसके कहीं भी बाहर पॉइंट लेते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा 1 से। अभी हमने देखा ये चीज कि अगर बाहर लेते हैं पॉइंट तो ज्यादा हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेते हैं तो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे लेना जिसका फोकस से डिस्टेंस और उस फिक्स लाइन से डिस्टेंस दोनों कम हो जाए 1 से। तो यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इमेजिनरी लाइन जैसा कुछ आ जाएगा, बोल सकते हो, ठीक है। इमेजिनरी क्या हो, इमेजिनरी तो कुछ नहीं होता है। दिस इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये जो है बेसिकली क्या है, ये आपका जब फोकस फोकस डायरेक्शन में लाई नहीं करेगा तब, अच्छा सॉरी लाई करेगा तब। अब देखिए, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में लाई करता है तो क्या होगा। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, लाई नहीं करेगा तब का मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस आएंगे, है ना। और इस तरह से आपको सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये सब मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई कोनिक क्या होता है। कोनिक क्या है, कोनिक इज बेसिकली लोकस ऑफ ए पॉइंट मूव्स इन सच ए वे so that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is constant. Now constant is called eccentricity, fixed point is called focus and fixed line is called directrix, ठीक है। तो ये मुद्दा है। अब जब हम इस कंडीशन को यूज करके इक्वेशन लिखेंगे तो हमें एक क्या मिलता है, एक 2 डिग्री का इक्वेशन मिल जाता है। 2 डिग्री की इक्वेशन में अगर आप डेल को जीरो कर देते हो तो आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और अगर डेल को जीरो नहीं करते हैं तो आपको कोनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन मिलते हैं। अच्छा, इसके लिए फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाइन नहीं करना चाहिए, फोकस शुड बी आउटसाइड ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये मुद्दा है। अब इसमें भी डेल नॉट इक्वल टू जीरो पे ए अगर इक्वल होता है बी के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, देन वी गेट सर्कल, ठीक है। और डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है, तो हमें पैराबोला मिलता है, ठीक है। और इसी तरह से बाकी जो है केसेस हमें मिलता है इलिप्स, हाइपरबोला एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, ठीक है। फिर हमने बात किया कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, उसमें एक्सेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, तो हमें लाइन पेयर मिलती है जो सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। जहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी जो होगा वो बनाएगा आपका, वो हमेशा होगा कोसेक थीटा के बराबर में, ठीक है, दैट विल रिमेन सेम। ना दूसरा केस हमने बात किया था कि अगर एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाती है तो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आता है जो फोकस से पास करते हैं, ठीक है। और तीसरा केस हमने लिया था अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से कम हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट बेसिकली पॉसिबल। तो ये बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन बोला गया है, आइडेंटिफाई द कोनिक ऑफ लोकस व्हिच मूव्स सच दैट ratio of its distance from 1 comma 2 to its perpendicular distance from 4x minus 3y plus 2 equal to 0 is root 3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या बोला जा रहा है हमें कि हमें एक कोनिक आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे तो इस क्वेश्चन में हमें एक कोनिक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई द कोनिक locus of point which moves such that ratio of its distance from 1 comma to its perpendicular distance from this is root 3। थोड़ा सा सोचिए समझिए बात को कि एक लाइन दी गई है and line is basically 4x minus 3y plus 2 equal to 0, एक फिक्स पॉइंट दिया गया है
वो है 1,2, एक मूविंग पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए कि, और उस मूविंग पॉइंट का h, k लिया, तो उस मूविंग पॉइंट का ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया P, इसे बोल दिया A, तो PA बाय इसको बोल दिया Q, तो QA जो है वो आपको कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, ठीक है। तो PA बाय QA जो होता है वो क्या होता है, वो होता है E, ठीक है। और इस E की वैल्यू जो है √3 मतलब कितना, 1.71, इसका मतलब E की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है ना। E की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होगा, E की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब हाइपरबोला है ना? इसका मतलब तो यही होना चाहिए, हाइपरबोला। बट अगर आप ढंग से इसको ऑब्जर्व करोगे, सही से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप देखो तो ये जो 1 पॉइंट है, ये इस लाइन पे लाई करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है, ये पॉइंट आउटसाइड नहीं। ये जो पॉइंट है फोकस, जो है ये फोकस बोलते हैं, तो ये जो फोकस है ये इस पॉइंट पे, इस लाइन पे लाई करेगी, ठीक है। और ये जो लाइन है क्या है, 4x - 3y + 2, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1,2 रखोगे तो इस विल सेटिस्फाई दिस लाइन। इट मीन्स ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रही है ना। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रही है, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रही है और इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा है, तो हाइपरबोला नहीं मिलेगा, यही समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, लाइन पेयर मिलेगा, ठीक है, लाइन पेयर मिलेगा, ठीक है, बस समझ में आए। तो यहाँ पे हमें लाइन पेयर मिलेगा, फिर अब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये मुद्दा था। तो ऐसा क्वेश्चन 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है ना। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला। इसमें बोला जा रहा है कि चेक करो कि ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर आप सही से नोटिस करें तो आपको दिखेगा ये 2,5 है, ये एक फिक्स पॉइंट है, 2,5 फिक्स पॉइंट है। ये जो x, y है ये मूविंग पॉइंट है, x, y, ठीक है, जिससे डिस्टेंस लिया गया है ना, जिससे डिस्टेंस लिया गया है। और एक फिक्स लाइन, ये वाला जो लाइन है 4x - 3y + 7 = 0, ये फिक्स लाइन है। और इस फिक्स लाइन से जो है, तो ये अगर PA बोला गया और ये PQ बोला, ये सॉरी, ये अगर PA बोला जाता है और ये जो अगर इसको QA बोला जाता है, तो ये PA जो है वो उधर PA, ये PA डिस्टेंस है और ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है, QA डिस्टेंस है। तो दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब PA/QA जो है वो इक्वल टू कितना है, 1 है। इट मीन्स इसेंट्रिसिटी जो है कितना है, 1 है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप देखो कोनिक की लाइन की इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू वो कितना है, 1 है, वही तो दिया है यहाँ, है कि नहीं। तो E की वैल्यू अगर 1 है तो पैराबोला होना चाहिए, है कि नहीं। बट इसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन आपको करना है, वो ये देखना है कि ये पॉइंट कहीं इस पे लाई तो नहीं कर रही है। तो अगर आप नोटिस करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये पॉइंट, तो देखो 8 - 50 + 7 = 0 आ रहा है। तो इस ये पॉइंट इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर में लाई कर रहा है। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली लाई ऑन दिस डायरेक्ट्रिक्स। तो जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है और इक्वल टू 1 होता है, तो आपको ये पैराबोला नहीं देगा, ये आपको क्या देगा, एक लाइन देगा जो इस फोकस से पास करेगी और इस लाइन पे, इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है। तो ये गलती आप ना करें, हमेशा इस बात को थोड़ा सा नोटिस करने वाले हैं। यही भी मान लो कि अगर यहाँ पे 8 रहता, ठीक है, यहाँ पे 8 रहता, तब ये पैराबोला देता है ना। अब अगर पॉइंट ये रखो इसके अंदर में, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इट मीन्स ये इस लाइन पे लाई नहीं करता है। तो अब ये जो है इस केस में जो है ये पैराबोला देगा, ठीक है। ये मुद्दा है मेरे लिए। ना देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड जनरल टर्मिनोलॉजी। तो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला के निकालने के लिए प्रोसीड्योर है, ठीक है, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए। बेसिकली अगर आप ऐसा नहीं करके नॉर्मल जो चीज है, नॉर्मल जो इक्वेशन था, ये वाली जो इक्वेशन था, इसमें अगर ए की वैल्यू 1 रखोगे तो इस तरह की कुछ इक्वेशन आ जाएगी, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c आ जाएगा। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि h² = ab है क्या, और डेल नॉट = 0 है क्या, तो उससे भी पता चल जाएगा कि पैराबोला की इक्वेशन है। बट हम उस फॉर्म को नहीं पढ़ते हैं,
हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा कुछ, ठीक है। तो वही लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय टेकिंग फोकस एट a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स जो है x प्लस ए इक्वल टू 0 है। तो डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस ए इक्वल टू 0 और फोकस a, 0 पे ले लेते हैं। जहाँ पे a पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे a, 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ है वो a है, और हमने जो ये लिया है, क्या लिया है, ये लिया है डायरेक्ट्रिक्स जो लिया है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिया x इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू माइनस ए वाली जो लाइन होगी ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है, तो इतना ही लेंथ यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये बेसिकली कितना पॉइंट है, इसे बोलेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल बेसिकली माइनस a, 0 और यहाँ से लाइन पास करेगी, दैट लाइन इज बेसिकली डायरेक्ट्रिक्स, ये वो लाइन है। ये वो लाइन है, ठीक है। नाउ एक पैराबोला का जो आपका डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि इसेंट्रिसिटी इसकी जो है 1 है। इसेंट्रिसिटी 1 है, इसका मतलब कि अगर मैं P बोलता हूँ, फोकस है, P एक पॉइंट है, फोकस है, A एक मूविंग पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे मैंने एक मूविंग पॉइंट लिया H, P, तो इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा क्या, इसको बोल दिया A। तो पी ए बाय, और ये जो लेंथ है यहाँ पे नाम दिया क्यू, तो क्यू ए जो कि क्या होता है बेसिकली इसेंट्रिसिटी होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए, मतलब दोनों लेंथ सेम हो जाएगा। तो दोनों लेंथ सेम करने का ट्राई करते हैं, उससे हमें इक्वेशन मिलेगी। तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट यूज करके हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं पी ए का। तो पी ए का जो डिस्टेंस आ जाएगा डेट विल बेसिकली एच माइनस ए स्क्वायर प्लस के माइनस 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इस पॉइंट से इस लाइन पे x प्लस ए इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है, इस पे डिस्टेंस क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट से एक लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है दैट विल बेसिकली h प्लस ए अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर, ही आ जाएगा यहाँ पे। खाली x का जो है टर्म है यहाँ पे, अगर मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो दिस विल बेसिकली h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस ए होल स्क्वायर। और यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है h प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ऑफ h माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर और ये आपको दे देगा 4ah। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। बचपन से अब मालूम होता है ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज बेसिकली 4ab, ठीक है ना। नॉर्मली भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने, सॉरी ये के स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने अगर के और एच को रिप्लेस किया तो ये देगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आती है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके देखा जाए तो ये कुछ कर्व जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, वो किस तरह से मूव करेगा, वो कुछ इसी कर्व पे जो है मूव करेगा, ठीक है। ये जो h, k है, मतलब इसने ही मूव करके आपको इस तरह का कर्व दिया है, यही लोकस का मतलब होता है, ठीक है। तो इस समय फोकस, ये जो पैराबोला है इसमें फोकस क्या होगा, a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये x प्लस ए इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स वाली जो लाइन होती है, थोड़ा सा अगर नोटिस करो आप सही से, तो ये वाली जो पॉइंट है ना, इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये वाली पॉइंट हुई वर्टेक्स। वर्टेक्स पे ये जो टेंजेंट गई है, ठीक है, इसे कुछ नहीं बोलते हैं, ये बेसिकली टेंजेंट ही बोला जा सकता है इसे। बट ये वाली जो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, इसे हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। ये कहलाता है एक्सिस।
और ये है वर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्टेक्स इस वाले केस में वर्टेक्स जो है वो 0,0 है। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की क्वेश्चन है x प्लस ए इक्वल टू 0। फोकस जो है वो यहाँ पे ए जो वैल्यू आया है वही फोकस है। 4 के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है 4x में 4 के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है दैट इज बेसिकली फोकस। ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है समझने वाली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ से कि फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बेसिकली फोकल क्या होता है, फोकस से पास करने वाला जो कॉर्ड होता है, ये जो लाइन है फोकस से पास कर रही है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना इसे बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। ये इस पॉइंट से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी कि कभी भी आपको अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, कभी भी आपको अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो आप इसका डिस्टेंस नहीं निकालें। आई मीन टू से कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो आएगा वो पैराबोला में इस पॉइंट से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है बोथ विल रिमेन सेम। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो आप इसको नहीं निकालें, आप इसको निकालें। क्यों? क्योंकि इसको निकालना आसान है। क्योंकि देखिए अगर ये पॉइंट h k है, अगर ये पॉइंट h k है इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो k होगी और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो h होगी। आई मीन टू से ये वाली जो लेंथ है ये h है और ये वाली जो लेंथ है वो a है। तो इसकी लेंथ जो है वो h प्लस a आ जाएगी। हमेशा ऐसा ही होगा। देखिए अगर आप ये लेंथ निकालने जाते हैं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, है कि नहीं। बट अगर आप यहाँ से ये लेंथ निकाल लेंगे तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये वाली जो भी पॉइंट होगी वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा और ये वाला लेंथ जो है वो तो ए ही होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। कि जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा, फोकस फोकल लेंथ निकालना होगा तो हम डायरेक्ट्रिक्स वाले लाइन से जो डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हो आप। बट फार्मूला यूज करने से हम बच रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन से ट्राई कर रहे हैं देखने का, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये है कि ये जो वर्टेक्स है वो बेसिकली मिड पॉइंट है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का। मतलब यहाँ पे ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स 0,0 है और ये रहा फोकस 1,0। ये एक ऑब्जर्वेशन है इंपॉर्टेंट कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है ना, तो रेशियो सेम होगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये मुद्दा है, समझने वाली बात है कि एक तो ये यहाँ से ये समझ सकते हो कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स और फोकस कोलिनियर है। और साथ में ये भी समझने वाली बात है कि फुट ऑफ वर्टेक्स जो है वो मिड पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का। कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर दो पॉइंट दिया रहे तीसरा पॉइंट निकालने की जरूरत पड़े तो आप निकाल सको, इसलिए मैं ऐसा बता रहा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है यहाँ से, ठीक है। नाउ ये फोकस से ये तो लेंथ फोकल लेंथ कहलाता है। अच्छा, इसको हम धीरे धीरे देखते हैं। तो देखिए कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 4x। तो जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आए तो यहाँ से जस्ट इसको देख के कई चीजें जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। उसमें पहली बात ये है कि y में अगर x स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा, y में स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा। 4 के साथ जो मल्टीप्लाइड वाला टर्म है वो होगा फोकस, वो होगा फोकस। और ये जो लेंथ है उतना ही लेंथ पे जो है डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ a है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ जस्ट इसके इसके मतलब पीछे में ही रहेगा लाइन, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। और वो जो है आपका लेंथ जो है वो a पे ही रहेगा। तो ये वाले जो पॉइंट है बेसिकली कितना है -a,0, -a,0 से ये लाइन पास कर रही है, ठीक है।
और ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये रहा आपका फोकस। तो ऐसा है, ये है मुद्दा। मतलब इस इक्वेशन को देख के आपको क्या क्या चीजें समझ लेना है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये है मुद्दा, ये समझ लेना है। ये ऑब्वियसली 0,0 होगा। एक्सिस जो है उसका वो एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, वाई में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस का सिमेट्री होगा। सिमेट्री होना मतलब ऊपर जितना है उतना ही नीचे होगा। तो ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगा। इस वर्टेक्स पे टेंजेंट ये वाई एक्सिस हो रहा है, जो वाई एक्सिस वर्टेक्स पे टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि अच्छा, यहाँ से कुछ और चीजें जो है आपको समझनी है, वो ये है कि इस पॉइंट से पास करने वाला हर एक कॉर्ड, मतलब बेसिकली कॉर्ड तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट फोकस से पास करने वाला जो कॉर्ड है वो फोकल कॉर्ड कहलाता है। और वो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट कॉर्ड यहाँ से जा सकते हैं, इनफाइनाइट फोकल कॉर्ड जो है यहाँ से खींचा जा सकता है, ठीक है। तो फोकस से पास करने वाला जितना भी कॉर्ड होगा उसे हम फोकल कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट जो ये जो एक्सिस है, जो एक्सिस है पैराबोला की, जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर लाइन जितनी होती है वो भी डबल ऑर्डिनेट कहलाता है। और ये डबल ऑर्डिनेट है वो भी जो है आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। नॉट डबल ऑर्डिनेट की एक खासियत ये होती है कि मान लीजिए कि ये पॉइंट अगर है x1,0, तो डबल ऑर्डिनेट में ये वाली जो पॉइंट होगी उसमें x1 का सेम रहेगा और यहाँ पे भी x1 सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सेम लाइन, सेम लाइन। तो x1 की कोऑर्डिनेट सेम रहेगी और y1 की कोऑर्डिनेट जो भी यहाँ पे रहेगी उसका जस्ट नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट का यही होता है, ये लेंथ सेम होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर होता है और ये लेंथ सेम होता है। परपेंडिकुलर हुआ इसका मतलब x1 सेम है, लेंथ सेम हुआ, यहाँ पे जितना सिमेट्री है ना, ये सिमेट्री है ना, तो यहाँ पे जितना लेंथ है वो उतना ही लेंथ यहाँ पे होगा। तो ये y1 अगर है तो ये -y1 होगा। तो ये डबल ऑर्डिनेट की जो है प्रॉपर्टी होती है जो आपको दिमाग में रखनी है, ऑब्जर्वेशन है ये जस्ट, ठीक है। नाउ जब जब मैंने फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब फोकल कॉर्ड भी होना चाहिए और डबल ऑर्डिनेट भी होना चाहिए। फोकल कॉर्ड होना चाहिए इसका मतलब फोकस से पास करना चाहिए, डबल ऑर्डिनेट होना चाहिए मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लाइन कुछ यहाँ से जाएगा और आई थिंक ये एक मतलब ये एक ही पॉसिबल है ना, एक ही हो पाएगा, ये एक ही हो पाएगा। इसमें भी देखिए कि ये वाली पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो सेम ही रहेगी, ए ही रहेगी। ये वाली पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट ए ही रहेगी। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए y में भी यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसी का जस्ट नेगेटिव यहाँ पे होगा, बट वैल्यू निकाल भी सकते हैं। सपोज देखिए यहाँ पे इस कर्व की जो इक्वेशन हो क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उसमें ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a आ जाएगी, है कि नहीं बोलिए। ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, आई मीन टू से y एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन होती है, y एक्सिस के पैरेलल में जो लाइन होती है वो x इक्वल टू k होती है, x इक्वल टू k होती है और ये a, 0 से पास कर रही है तो x इक्वल टू a हो गया। तो x इक्वल टू a और ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आ सकता है। तो यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया, 4a इंटू a, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी +-2a। अब ये सब समझना बहुत जरूरी है कि 2a फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब इसी 2a आएगा, क्योंकि a पॉजिटिव है, a ऑलरेडी पॉजिटिव मैंने बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2a आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में -2a आएगा। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं हम लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम ऐसे हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम। अच्छा समझिए यहाँ से कि एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, कि फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास करने वाली लाइन को हम बोलते हैं लैटिस रेक्टम। और ये वाली जो लेंथ है यहाँ से, ये कितना है, ये 2a है कि नहीं, ये a,0 है और ये 2a है, तो ये वाली जो लेंथ है बेसिकली दिस इज 2a, ये लेंथ 2a है और नीचे में जो ये लेंथ है दैट इज आल्सो
2a, तो ये दोनों लेंथ ही 2a है, तो टोटल लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम अगर मैं बोलूं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4a। सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a होता है। अच्छा, यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ax होता है। तो x की जो कोफिशिएंट होती है, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है। कहने का मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इंटू एक्स। मतलब x की कोफिशिएंट जो आएगी वही लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैंने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना है, 1 है, मतलब 4 इक्वल टू 1, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1/4a, 1/4 है। मतलब a क्या है, a जो है फोकस वाला पॉइंट होता है, मतलब वर्टेक्स से फोकस का लेंथ होता है a, तो वो 1/4 हो जाएगा। तो ये मुद्दा समझने वाली बात है। ये जो इलिप्स का इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इनटू x, 4, ये मुद्दा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि फोकस से 2a डिस्टेंस ऊपर जब आप जाओगे, फोकस से 2a डिस्टेंस ऊपर जब जाओगे, तो आपको यहाँ पे एक एंड मिल जाएगा लैटिस रेक्टम का, और उसी फोकस से 2a जब नीचे लेंथ पे जाओगे तो आपको दूसरा एंड मिल जाएगा लैटिस रेक्टम का। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है यहाँ से। तो अगर ये सब क्लियर है तो आपको छोटे क्वेश्चन जो है बनाने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक क्वेश्चंस वगैरह जो है आसानी से निकल जाएंगे। अच्छा, अब मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए जैसे दिखाया, सेम टू सेम अदर जो है पैराबोला के लिए भी हो जाएगा। हम बेसिकली 4 पैराबोला पढ़ते हैं। पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दूसरा पढ़ेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, तीसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एंड चौथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो देखिए मेन जो है, मेन तो एक्चुअली सभी है, बट एक चीज ऑब्जर्वेशन ये है कि वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 4ay में, कि y में अगर स्क्वायर है तो x के सिमेट्री होगा, तो ऐसा होगा। और अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो यही कर्व ऐसा हो चला जाएगा, ठीक है, ये कर्व ऐसा चला जाएगा। अब फोकस यहाँ पे हो जाएगा वो -1,0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में भी ये जो एंड है वो +2a हो जाएगा। और इधर जो है देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ ये सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता है। ये है मुद्दा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर, एक्स में स्क्वायर लगा हुआ है तो वाई एक्सिस का सिमेट्री होगा। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, वाई एक्सिस का सिमेट्री ये होगा, बाकी सारी चीजें सेम होगा। और यहाँ पे ये पैराबोला जो है वो नीचे हो जाएगा ऐसे। कहने का मुद्दा ये हुआ, सब कुछ सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा, पीछे में आएगा, यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे फोकस यहाँ पे रहेगा 1,0 पे, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगा बेसिकली। ये वाली जो पॉइंट होगी वो हो जाएगी आपकी, सॉरी ये 0, ये होगा, ये वाली पॉइंट 0, -a हो जाएगा यहाँ पे, और 0, देखिए 0, -a होगा। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होता है वो y इक्वल टू k होता है। और ये इस पॉइंट से पास करे तो ये वाली लाइन y इक्वल टू -a हो जाएगा, मतलब यहाँ पे y + a इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप ग्राफ बना लीजिए और बाकी चीजें जो है निकाल लीजिए इजीली, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए बताया वैसे वैसे सब निकल जाएगा। अगर उसमें क्लियर हो गया तो यहाँ पे भी जो है दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये मुद्दा है। अब ऐसा है कि अभी तो ये ओरिजिन में था, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x था। अब अगर शिफ्ट कर जाता है, यही पैराबोला अगर शिफ्ट कर जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे शिफ्ट कर गया, जो मैंने बोला h कॉमा के, तो अब सब यहाँ पे पैराबोला शिफ्ट कर गया, पैराबोला शिफ्ट कर गया यहाँ पे। और मैंने बोला कि इस पैराबोला का जो एक्सिस है, पैराबोला का जो एक्सिस है वो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, इधर है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं यही बोलता कि अच्छा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल ये एक्सिस, इसका भी एक्सिस यही है, इसका भी एक्सिस यही है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दे देगा जब इस खाली ये पूछना रहेगा उसको, तो तब। और अगर मैंने बोला y एक्सिस के पैरेलल है, तो पैराबोला कुछ ऐसा हो सकता है और ऊपर की तरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है और नीचे ऐसा हो सकता है। और इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, पैराबोला तो ऐसा हो जाएगा अगर बोलता है कि इसका एक्सिस जो है वो y एक्सिस के पैरेलल में है, तो अगर बोलता है x एक्सिस के पैरेलल में है तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बाकी भी मैं नहीं दे रहा, ऐसा 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 ये सब दिया जाएगा, बट इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, इक्वेशन में ये होगा कि ओरिजिन शिफ्टिंग आपको मालूम है कि y जो है वो चेंज हो जाएगा y माइनस के से, और यहाँ पे 4a, x जो है वो चेंज हो जाएगा x माइनस h से, यहाँ पे ये आपका x जो है वो चेंज हो जाएगा x माइनस h से, और यहाँ पे y जो है वो चेंज हो जाएगा y माइनस k से। अब बाकी वही नेगेटिव, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अच्छा, दोनों में ही ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे भी y की कोफिशिएंट 1 है और x की कोफिशिएंट 1 है। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि y की कोफिशिएंट 1, x की कोफिशिएंट 1 होना होगा। इसमें भी देखिए आप x की कोफिशिएंट 1 है, y की कोफिशिएंट 1 है, तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लाने का ट्राई करें, ये 4 है कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट x और y की कोफिशिएंट जो है वो 1 रखना पड़ेगा, ये मुद्दा है, ये होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए कि 2D इक्वेशन दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो है एक इक्वेशन है वो 2D इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। मतलब कुछ ऐसा फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ऐसा है इक्वल टू 0, ऐसा है इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि ये किसका इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले तो हमें डेल चेक करना होगा। अब डेल मैंने आपको बता दिया कैसे लिखते हैं डेल, तो डेल चेक करना होगा। फिर डेल अगर 0 नहीं होता है तो फिर आपको देखना होगा एच स्क्वायर और ए बी में क्या रिलेशन हो रहा है। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया तो पैराबोला होगा। एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर ए बी में रिलेशन आपको ऐसे ही दिख जाएगा। एच क्या है, एच है एक्स वाई की कोफिशिएंट का हाफ, तो एच है 3/2, है ना। यहाँ पे 2h की जगह पे 3 है, तो h की हो गई वैल्यू 3/2। और ए बी जो है उसमें a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 7, तो एच स्क्वायर हो जाएगा 9/4 और ए बी कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये है 14, ये है 9/4, तो एच स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए बी से कम है। और एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी से कम है तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इलिप्स मिलेगा, अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, डेल आप चेक कर लेना, डेल आप कैसे चेक करोगे, आप ए बी सी लिखोगे और यहाँ पे एफ जी एच लिखोगे। ठीक है, फिर डेल होता है आपका ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, सी एच स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 7, एच की वैल्यू है 3/2, सी की वैल्यू है -1, एफ की वैल्यू है बेसिकली, एफ क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, हो जाएगा वाई का कोफिशिएंट का हाफ -7/2, जी की वैल्यू हो जाएगा एक्स की कोफिशिएंट का हाफ, हो जाएगा -4।
तो ये सब रख के आप देख लेना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं दिखाने जा रहा। ये है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। बोला जा रहा है कि फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब वही सब कुछ, पैराबोला में जितना कुछ आता है, एवरीथिंग फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इस पैराबोला को क्वाड्रेटिक की नजरिए से आप देखो, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक था ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से कई ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। तो उसके नजरिए से अगर देखो तो y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 4, है ना। तो x की कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जो है नेगेटिव है, उसका मतलब नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये जो है इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स प्लस 2, तो x इक्वल टू 0 पे भी ये 0 हो रहा है, मतलब जी हाँ, तो और x इक्वल टू 2 पे भी ये 0 हो रहा है, तो यहाँ सॉरी x इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ तो ये पैराबोला कुछ जो है इस तरह से जाएगी। एक जनरल ऑब्जर्वेशन मिलता है इसको देख के ऐसा, ठीक है। जो मतलब हम क्वाड्रेटिक में जो कर रहे थे उसके हिसाब से मैं बोला, क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा नजरिया अगर आप डाल दो तो कुछ इस तरह का पैराबोला ये मिलेगा, क्वाड्रेटिक जो हमने किया कैलकुलस वगैरह में सब। और पैराबोला के नजरिए से अगर देखें, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का ट्राई करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसा आएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, ये कुछ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा कुछ आएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 ऐड कर लिया और 1 जो है सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो चीज है ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको इधर भेज दिया तो ये आ गया माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा और अगर अच्छे से लिखा इसको तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमें मालूम है x और y के कोफिशिएंट माइनस सॉरी प्लस 1 करना है, तो उसके लिए माइनस 4 अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से गया y माइनस 1/4। तो ये पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म आ, शिफ्टेड पैराबोला है ना, ये वाला जो पैराबोला है वो कैसा है, शिफ्टेड वाला पैराबोला है। तो इसमें जो है इसका वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे h कॉमा के आया था वर्टेक्स है ना, तो वैसे ही यहाँ पे वर्टेक्स क्या आ जाएगा, वो वर्टेक्स आ जाएगा -1,1/4, ठीक है। -1,1/4 यहाँ पे कहीं -1 होगा और 1/4 यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे कहीं पे ये जो होगा है। और आप देख ही सकते हैं कि ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा, मैंने आपको बताया क्यों ऐसा। और जरूरत नहीं है वैसे इसकी कुछ खास की कहाँ से पास करें नहीं करें, बस ये इंपॉर्टेंट था कि कैसा होगा। नेगेटिव है ना, x में स्क्वायर है, y की सिमेट्री, y का सिमेट्री होगा, y का सिमेट्री कहने का मतलब इसका एक्सिस जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, और और नेगेटिव है यहाँ पे तो नीचे की तरफ होगा, ये होता है। अच्छा, अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो एक्सिस की ये जो इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, -1,1/4, तो एक्सिस का जो लाइन होगा वो x इक्वल टू कितना होगा, -1, ये एक्सिस की इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 4a है, तो ये होता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो इस पैराबोला की लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी है, वो तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 और a की जगह पे कितना है, वो है 1 है, तो a की जगह पे 1 है। अब a की जगह पे 1 है तो थोड़ा नोटिस करो a क्या होता था, a होता था इस वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को 1 यूनिट नीचे लेके आना है ना। ये पॉइंट थोड़ा नोटिस करो अच्छे से, ये पॉइंट क्या है, -1,1/4, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो 1/4 है। इस पॉइंट को नीचे लेके आना, इसमें मतलब इसी पॉइंट को नीचे लेके आना 1 यूनिट, ठीक है। तो लाइन तो x इक्वल टू -1 ही रहेगी, मतलब x की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, बस y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको 1 यूनिट नीचे लेके आना है। तो y वाला कोऑर्डिनेट 1 यूनिट नीचे लेके आना मतलब
1 माइनस कर लो, 1/4 में से अगर 1 माइनस कर लिया तो दैट विल गिव यू -3/4। तो ये वाली जो पॉइंट है -3/4 हो गई। तो ये जो फोकस है हमारा, ये फोकस हमारा आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। तो फोकस आ गया हमारा और वो हो गया -1 का -3/4। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो मुझे ये 1 यूनिट इधर ऊपर लेके जाना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बोला है इसी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें भी x की कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगी। x की कोऑर्डिनेट यहाँ पे -1 ही रहेगी और 1 यूनिट इसको ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब ये है कि 1 इसमें मुझे ऐड करना, तो ये 5/4 हो जाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन, अगर मैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा -1,5/4। और अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो x एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन क्या होती है, y इक्वल टू k होती है। और ये किस पॉइंट से पास करी है, -1,4 से। तो ये जो लाइन है वो हो जाएगी y इक्वल टू 5/4। तो हमें एक्सिस की इक्वेशन आ गई। एक्सिस की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज बेसिकली x + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी निकाला। और इससे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन वो आ गया आपका 4y - 5 इक्वल टू 0। 4y - 5 इक्वल टू 0 आ गया डायरेक्ट्रिक्स की लाइन की इक्वेशन। ये वर्टेक्स भी हमारा आ गया है ना, वर्टेक्स ऑलरेडी आ गया था हमारा। फिर और क्या बचा इसमें, इसमें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया है, लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट। तो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट का क्या होता है भाई, कि ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो कुछ दिक्कत नहीं पड़ेगा। कि ये वाली जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या, ये लाइन कैसा लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो चेंज जो आएगा, अगर मैं इस पॉइंट की इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट बोलूं, तो मैंने आपको बोला था ना कि ये 2 यूनिट, 2a यूनिट इधर जाता है, 2a यूनिट इधर जाता है और 2a यूनिट इधर जाता है ना। तो थोड़ा नोटिस कीजिए ना कि ये क्या हो रहा है कि x एक्सिस वाला पॉइंट में ही चेंज आएगा, y एक्सिस वाला पॉइंट तो सेम ही रहेगा भाई, ये वाली लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो y एक्सिस वाला पॉइंट तो यहाँ पे -3/4 ही रहेगा और यहाँ पे भी -3/4 ही रहेगा। चेंज किस में आएगा, ये x वाले पॉइंट में, x वाले पॉइंट में दो 2a यूनिट इधर ऐड हो जाएगा, मतलब -1 + 2a इधर हो जाएगा और इधर जो है -1 - 2a हो जाएगा और a की वैल्यू जो है वो तो 1 है। तो ये जो एंड ऑफ लैटिस रेक्टम है वो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -3/4, ये वाला पॉइंट, ए की वैल्यू 1 है और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1, -3/4, ठीक है। तो ये मुद्दा है। अब अगर धीरे से इत्मीनान से देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट, जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर आइडिया है कि कैसे कब चेंज हो रहा है एक्स वाले पॉइंट में, कब चेंज हो रहा है वाई वाले पॉइंट में। अगर वर्टिकल में ले रहा तो वर्टिकल में वाई वाले पॉइंट में चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल ले रहा तो हॉरिजॉन्टल में एक्स वाले पॉइंट में चेंज होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, है ना। तो ये मुद्दा है। मैं ऐसे करता हूँ, बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने नोटिस किया है कई लोग इसको x + 1 = y ले लेते हैं, जैसे टाइम पास होता है मेरे हिसाब से, तो मैं वही समझता हूँ, बहुत आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लेके करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए इसकी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 है कि 4y² + 12x - 20y + 67 = 0। हमें सेम सेम सब कुछ वही करना है इसमें, इसमें भी। तो पहले तो देखिए y में स्क्वायर है, इसका मतलब कुछ इस तरह का केस होगा, y² = 4x जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 4y² ले लिया, -20y वाला ले लिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के इरादे से। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के इरादे से इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 4 कॉमन निकाल ले, तो ये y² - 5y। और यहाँ पे मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि 5y में भी जो है मुझे 5y है, चलो ठीक है, धीरे धीरे करते हैं। और बाकी को मैंने इधर लेके आ गया, तो ये हो गया 67 -12x - 67।
अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के इरादे से मैंने क्या किया, यहाँ पे किया वाई स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 5/2 इंटू वाई प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, और इधर हो गया -12x माइनस 67। नौ 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा y माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 इंटू हो जाएगा 25/4 और यहाँ पे हो जाएगा -12x माइनस 67। ये हो गया 4y माइनस 5/2 का स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये 25 इधर गया तो ये हो जाएगा 12x माइनस 67 minus 25 will give you 242। तो ये हो जाएगा 42। अब अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -3x माइनस 21/2। अब यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है कि y माइनस 5/2 का तो होल स्क्वायर हो गया, बट x की कोफिशिएंट 1 रखना होता है तो -3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 7/2 ऐसा होगा। तो पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म तो मुझे मिल गई है ना। थोड़ा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें। तो y में स्क्वायर है तो x की सिमेट्री होगा, और नेगेटिव है तो कुछ ऐसा होगा। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं, मतलब देखना पड़ेगा ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। तो x वाले पॉइंट, मतलब अगर इसका ये पॉइंट देखो तो ये तो होगा -7/2 और ये हो जाएगा 5/2। तो -7/2 5/2 समवेयर इट विल बी समवेयर है। मैं थोड़ा पीछे बनाता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर की यहाँ बना रहा, यहाँ पे कहीं पे मैं ले रहा हूँ -7/2 0, और यहाँ पे कहीं पे जो है ये वाले जो पॉइंट है वो 0,5/2। तो ये वाले जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ऐसा करके जो है लाइन है ना, क्योंकि y में स्क्वायर है तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, और इस लाइन की सॉरी y एक्सिस के पैरेलल होगा और ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स तो हमें मिल गया इजीली। नाउ a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है 4a इक्वल टू है 3, तो a की वैल्यू होगी 3/4, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम तो इजीली मिल गया, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम तो हो जाएगा 3 आसानी से, यही वाली इसकी जो कोफिशिएंट होती है वही होती है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, और a की वैल्यू जो है वो 3/4 आ गया, तो 3/4 आ गया तो हमें इस पॉइंट से इधर थोड़ा शिफ्ट कर जाना पड़ेगा, यहाँ पे 3/4 यूनिट। तो समझिए, सोच समझिए बात को कि कौन सा पॉइंट सेम रहेगा और कौन सा पॉइंट में चेंज होगा। ये पॉइंट क्या है आपका -7/2 5/2। तो सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा पॉइंट में चेंज हो रहा है। देखिए कौन सा पॉइंट चेंज हो रहा है, y वाला पॉइंट तो सेम ही है भाई, तो 5/2 ही है। चेंज किसमें हो रहा है, x वाले पॉइंट में क्या ऐड हो रहा है, क्या इधर हो रहा है तो कम होगा ना, इधर होगा तो कम होगा ना, ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। तो ये -7/2 है तो उसमें से मुझे -3/4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ गया, ये वाली पॉइंट हो जाएगी -17/4। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -17/4 आ जाएगा, ठीक है। अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है y इक्वल टू 5/2। देख ही रहो आप, 0,5 से पास कर दिया, एक्सिस के पैरेलल है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर है, ये वाली लेंथ कितनी चली जाएगी, इधर कितना लेना पड़ेगा 3/4 यूनिट, इसको इधर शिफ्ट करा दो, 3/4 यूनिट इधर शिफ्ट कराना है तो इसमें ऐड करना है, ये कॉमन सेंस होता है। तो इसमें हमको 3/4 ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -14 + 3। ये वाली जो पॉइंट है वो गलती से मैंने फर्स्ट में ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ठीक फॉर द सेक ऑफ
अंडरस्टैंडिंग है ना, ठीक है। ये आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं निकालना चाहूँ, लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा भाई कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जाएगा आपका x इक्वल टू -11/4 से। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होता है वो x इक्वल टू k होता है। x इक्वल टू k वाली लाइन जो x इक्वल टू k वाली लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है वो -11/4 ही होगा। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया, ये हो गया, फिर क्या बचा, फिर बचा लेंथ ऑफ लेटेक्स हो ही गया। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था 2 यूनिट जो है ऊपर इधर उठ जाता है, 2 यूनिट ऊपर इधर उठ जाता है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू सेम ही रहेगी। आप देख ही सकते हैं x वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, -17/4 ही होगा। ये वाली जो पॉइंट है उसमें -17/4 ही होगा। बस 2a यूनिट से ये ऊपर उठेगा तो y वाले पॉइंट में ऐड होगा 2a यूनिट, और 2a यूनिट से नीचे आएगा तो ये y वाले जो पॉइंट है उसमें माइनस होगा 2a यूनिट। तो a की जो वैल्यू है डेट इज हाउ मच, a की वैल्यू है 3/4 और 2a जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2। तो इसमें 3/2 ऐड कर लीजिए आप। 3/2 ऐड करेंगे तो ये आपको 4 दे देगा। ठीक है, और 3/2 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको ये 1 दे देगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में भले ही ऐसा ऐसा हुआ हो बट ये एग्जैक्टली यही सब चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला में यही होता है। जितना भी चीजें हैं मैंने यहाँ पे सब निकाल के दे दिया आपको। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ये सब बेसिक हुआ जो कि पूछा जाता है। ठीक है, नाउ हमें इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की जिसमें फोकस दिया हुआ। फोकस जो है वो ये है, फोकस ये है, और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x+y-7 = 0। तो पैराबोला की इक्वेशन बोली जा रही है। तो आपको मालूम ही है कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे आता है। फोकस मान लो यहाँ पे है 1, एक मूविंग पॉइंट ले लिया। ठीक है, और उसको बोल दिया h, या फिर हटाओ x, y ले लो यार। और ये जो लेंथ है, तो पैराबोला केस में ये वाली लेंथ इक्वल होती है, तो इक्वल कर दो। तो रूट ओवर ऑफ हो जाएगी x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू मॉड ऑफ x+y-7 अपॉन रूट ओवर ऑफ 2। ये हो जाएगा, बोथ साइड होल स्क्वायर करो तो x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका x+y-7 का स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको वही 2 डिग्री वाली इक्वेशन जैसे कुछ आएगी, और आपको देखना होगा क्या है। ठीक है, तो अगर नोटिस करो तो -1 और 1 जो है इसमें लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पैराबोला ही देगा, है ना। अगर लाइक करता तो पैराबोला नहीं देता, फिर क्या आ जाता, फिर आपको मालूम है एक लाइन आता जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता और फोकस से पास करता। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वर्टेक्स दिया हुआ है आपको। वर्टेक्स जो है वो है 4, -3। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी दिया हुआ है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम जो है वो है 4। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, सॉरी, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो सब दिया हुआ है। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर है तो ऐसा कुछ होगा, मतलब नीचे होगा या ऊपर होगा, बट कर्व तो ऐसा ही होगा, या तो ऐसा या तो ऐसा। एक्सिस ऑफ पैराबोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, दोनों ही हो सकता है। वर्टेक्स यहाँ पे है। अच्छा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कर्व क्या कब होता है, जब y में स्क्वायर होता है तब एक्स एक्सिस के पैरेलल में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y+3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a ±4a x-4। और 4a की वैल्यू जो है लेंथ ऑफ लैटेक्स जो है वो दिया है 4। तो ये आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसको फिक्स करना होता इन दोनों पैराबोला में से एक ही, तो एक और पॉइंट दे देता, बोलता कि इस पॉइंट से मूव कर रही है। ये पॉइंट रख के आपको चेक करना होता, फिर प्लस होगा या माइनस होगा, है ना। तो वो फिक्स हो जाता है एक, मतलब कि एक ही पैराबोला था, दो नहीं आता। ठीक है,
तो इस तरह से हमें अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोला जा रहा है पासिंग थ्रू -4,7 axis parallel to x axis, पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू x axis है, एंड वर्टेक्स जो है इन वर्टेक्स, और वर्टेक्स भी दिया हुआ है, वर्टेक्स है आपका 4,-3। तो देखिए वर्टेक्स 4,-3 है और एक्सिस जो है पैरेलल टू x एक्सिस, तो पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y + 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे +-4 x - 4 हो जाएगा, ठीक है, x - 4 हो जाएगा, और इस पॉइंट से पास कर रही है 4-4,7, तो -4,7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए तो a का वैल्यू मिल जाएगा। अब a का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। अब समझिए कि ये वाला पैराबोला में ऐसा है कि पॉसिबल हो सकता है कि एक पॉइंट से दोनों पैराबोला पास करे, है ना, वो आपको देखना होगा। कुछ और कंडीशन दे देता है अगर उससे एक फिक्स पैराबोला चाहिए होता तो। ना देखिए नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से आपको a की वैल्यू बस निकालनी है, उसके लिए आप ये पॉइंट इसमें रख देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब आप समझते ही हो, पैराबोला के लिए सब कुछ निकालना है एट, जिसमें बोला टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो है 3x - 4y = 5, एंड फोकस जो है 1,2 है, तो सब कुछ निकालना भी है और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है। साथ में बोला जा रहा है फाइंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फाइंड, सब कुछ निकालने में ये आ ही गए, ठीक है। तो समझिए बात को, हमें क्या क्या दिया गया है कि हमें एक जो है, अगर इस लाइन को सही से हम बनाते हैं, सही से अगर बनाते हैं ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन कैसी होगी, 3x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू आ गई -5/4, मतलब पॉइंट यहाँ से कहीं से, और y की वैल्यू 0 रख लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, मतलब यहाँ से कहीं से, इस तरह से ये कुछ लाइन लिखी जाएगी। ओके, अब ये पॉइंट इधर हो सकता है या इधर हो सकता है ना, तो इसके लिए लाइन में आपने देखा था ना, लाइन में क्या होता है कि ये जो ओरिजिन है, अगर इधर हुआ पॉइंट, ये 1,2 इधर हुआ, तो ओरिजिन और ये पॉइंट दोनों सेम साइड है ना, और 1, पॉइंट अगर इधर हुआ तो ओरिजिन और ये दोनों पॉइंट डिफरेंट साइड है, तो देख लो यार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पता चल जाएगा किधर है, ठीक है। ये 3x - 4y - 5 = 0 है, सॉरी 5 है, इसमें अगर 0 रखा तो नेगेटिव आ रहा है, इसमें अगर 1,2 रखा, 1,2 रखा तो वो भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सेम साइड में है, दोनों ही सेम साइड में। यहाँ पे कहीं पे मान लो कि 1,2 है फोकस, तो पैराबोला जो जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, सही से अगर आप नोटिस करो, इस तरह से कुछ पैराबोला जाएगा, ठीक है। तो पैराबोला की इक्वेशन लाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पैराबोला की इक्वेशन लाने के लिए हमें एक तो फोकस चाहिए और एक डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। अब डायरेक्ट्रिक्स का क्या चक्कर है, डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होती है ना, तो चलिए जितना देखते हैं कर सकते हैं, सब निकालते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पे लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 1 -4 × 2 -5/√3² + 4², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 8 - 5, तो -10/5, मतलब 2 आ जाएगा लेंथ, मॉड लेंथ, तो दिस लेंथ इज बेसिकली 2। अब डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन जो होगा वो तो इसके पैरेलल में ही होगा, इसके पैरेलल लाइन होगा,
इसके पैरेलल लाइन होगा और इसका जो लेंथ होगा वो 2 होगा। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये वाला जो लाइन होगा इसके पैरेलल हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू k, है ना। और लेंथ जो है इन दोनों का वो कितना है, अच्छा चलिए इसमें प्लस के इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो लेंथ जो है वो कितना है, लेंथ है वो है 2। तो 2 अगर लेंथ है तो निकालते हैं डिस्टेंस क्या हो जाएगा, k माइनस 5 अपॉन 8 होता है c1 माइनस c2, k प्लस 5 अपॉन रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 2। तो यहाँ से जाएगा k प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी 5 और k की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस 15। तो ये माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस 15 हो गया। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। तो आप एक मूविंग पॉइंट ले लो इसमें और यहाँ से डिस्टेंस करके निकाल लो, है ना। कि ये मूविंग पॉइंट ले लिया h, k। तो ये डिस्टेंस मतलब हो जाएगा h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू मॉड। मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेसिकली, ये h k से इस पे डिस्टेंस देख लीजिए। तो हो जाएगा 3h या x, चलो 3h माइनस 4k माइनस 15 अपॉन रूट ओवर ऑफ ये 5 हो जाएगा। वो साइड होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 4y माइनस 15 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये इक्वेशन आ जाएगी पैराबोला के, ठीक है। और अगर नॉर्मल इक्वेशन चाहिए पैराबोला का तो आपको काफी कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये वाला निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा आराम से। फुट तो निकल ही जाएगा, लाइन पॉइंट और लाइन के बीच में फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना बहुत आसान है। क्या कंडीशन लगाना होता है कि इस पे एक पॉइंट मान लिया, मान लो कि दैट पॉइंट इज अल्फा। एक्स की वैल्यू अगर मैंने अल्फा रखा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 अल्फा माइनस 15 अपॉन 4। तो अब इस पॉइंट से 3 अल्फा माइनस 15 बाई 4 माइनस 2 अपॉन अल्फा माइनस 1 इंटू इसका स्लोप जो है माइनस ऑफ एक्स की कोफिशिएंट वाई को मतलब 3 इक्वल टू माइनस 1 होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, इसमें रख दो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो बहुत कुछ यहाँ से निकल सकता है, ठीक है।